था स्ट्रिंग पूल। तो हम स्ट्रिंग पूल के बारे में बात करते हैं अभी। स्ट्रिंग पूल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जावा में स्ट्रिंग्स के लिए मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग लिटरल को डिफाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग पूल में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वही स्ट्रिंग लिटरल दोबारा यूज होता है तो जावा उसे फिर से मेमोरी में नहीं बनाएगा, बल्कि पहले से मौजूद पूल से ही रेफरेंस देगा। इसका फायदा ये होता है कि मेमोरी का एफिशिएंट इस्तेमाल होता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। साथ ही स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की वजह से भी स्ट्रिंग पूल बहुत उपयोगी साबित होता है। अगर आपको और भी विस्तार से समझना हो कि स्ट्रिंग पूल कैसे काम अच्छा करते हैं। ठीक है, एक चीज है, जैसे मैं बताऊं, तुमने जो बताया कि स्ट्रिंग पूल, हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग पूल इज लाइक अ मेमोरी ब्लॉक। ये एक मेमोरी ब्लॉक की तरह है जहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब क्या होता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट के अगर किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया। तो अब ये लिटरल जो है ये स्ट्रिंग पूल में जाके स्टोर होगा। यही है ना, और ये मेमोरी है फिर स्ट्रिंग पूल, जहाँ से स्ट्रिंग्स को फेच किया जाता है। स्ट्रिंग पूल को हम एक तरह की मेमोरी ब्लॉक मान सकते हैं जहां पर सभी स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर किया जाता है। जब हम किसी स्ट्रिंग को लिटरल के रूप में डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग str इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, तो वो स्ट्रिंग पूल में चला जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम बाद में भी उसी लिटरल को दोबारा इस्तेमाल करें तो जावा उसे नई मेमोरी एलोकेट करने की बजाय पहले से मौजूद पूल से रेफरेंस देता है। इससे मेमोरी का एफिशिएंट इस्तेमाल होता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। तो हाँ, स्ट्रिंग पूल को हम एक तरह की मेमोरी रिपोजिटरी मान सकते हैं जहाँ सारे स्ट्रिंग लिटरल्स इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इम्यूटेबिलिटी रीजंस पर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दैट व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो हाँ, यही टॉपिक है कि इम्यूटेबिलिटी रीजंस, तो इसको थोड़ा विस्तार से बताओ अच्छे से। स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। एक सिक्योरिटी, स्ट्रिंग्स अक्सर सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं तो उनका स्टेट बदलना मुश्किल होता है, जिससे डेटा की सिक्योरिटी बनी रहती है। टू, थ्रेड सेफ्टी, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, उनका कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी थ्रेड के लिए प्रभावित नहीं करता है। इससे कंकरेंट प्रोग्रामिंग में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत कम हो जाती है और थ्रेड सेफ्टी आसानी से सुनिश्चित होती है। थ्री, कैशिंग, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स की वजह से जीवीएम स्ट्रिंग पूल का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। अगर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल ना होते तो कैशिंग और पूल का फायदा नहीं मिल पाता। फोर, ईज ऑफ मेंटेनेंस, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को डिबग और मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि उनका स्टेट कभी भी बदलता नहीं। इससे बग्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कम हो जाते हैं। इन सब कारणों से जावा में स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल रखा गया है, जिससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बेहतर होती है। दैट वाज, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अ, कितने रीजंस पता है? एक तो यही था कि, ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग बफर। तो डिफरेंस एक बार बता दो, जस्ट सिंपल ही है ये तो एक बार बता दो। एंड थोड़ा सा, स्ट्रिंग मतलब तो वही इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग बिल्डर की वजह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल स्ट्रिंग म्यूटेबल बन जाती है। स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल बनने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि रेस कंडीशन, उस रेस कंडीशन को प्रिवेंट करता है स्ट्रिंग बफर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो बस। अंतर को समझते हैं। फर्स्ट, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है यानी एक बार स्ट्रिंग बन जाने के बाद उसका वैल्यू बदल नहीं सकता। अगर आप किसी स्ट्रिंग में कोई बदलाव कर दें तो एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है। यूज केस, स्ट्रिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें इम्यूटेबिलिटी की जरूरत हो, जैसे कि कॉन्स्टेंस, या जब हम बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। टू, स्ट्रिंग बिल्डर। इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है यानी हम आसानी से एक ही ऑब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। ये अधिकतर तब इस्तेमाल होता है जब हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को बार बार और एफिशिएंटली करना हो, जैसे कि बड़ी टेक्स्ट या डायनामिक कंटेंट में। थ्रेड सेफ्टी, स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं होता, तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ इसे एक्सेस करें तो रेस कंडीशंस हो सकती है। थ्री, स्ट्रिंग बफर। इम्यूटेबिलिटी भी म्यूटेबल होता है लेकिन ये थ्रेड सेफ होता है। इसका मतलब है कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ इसे सेफली एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन की वजह से रेस कंडीशन से बचा जा सकता है।
यूज केस जब हमें थ्रेड सेफ म्यूटेबल स्ट्रिंग्स की जरूरत हो तब स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। इस तरह स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी और सिक्योरिटी पर ध्यान देता है, स्ट्रिंग बिल्डर परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पर, और स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों का संतुलन रखता है। ठीक है, बस मेरे को ये बताओ, स्ट्रिंग बफर कैसे सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करके चलता है? हाउ? स्ट्रिंग बफर के अंदर हर मेथड को सिंक्रोनाइज्ड किया गया होता है। इसका मतलब है कि जब एक थ्रेड किसी मेथड को कॉल करता है तब उस समय बाकी सभी थ्रेड्स को उस मेथड के एक्सेस से रोका जाता है। इससे एक समय में केवल एक ही थ्रेड उस रिसोर्स को मॉडिफाई कर पाता है और बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है। इस तरह स्ट्रिंग बफर की सभी ऑपरेशंस के दौरान इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। इस तरह जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल करते हैं तभी वो सुरक्षित तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स वर्सेस हैश कोड कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक और कॉन्सेप्ट होता है इक्वल्स वर्सेस डिफरेंस इन इक्वल्स एंड डबल इक्वल टू। तो इसके बारे में एक बार अच्छे से बात करते हैं। जरूर, चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, इक्वल्स और हैश कोड का कॉन्ट्रैक्ट। इक्वल्स मेथड, ये मेथड दो ऑब्जेक्ट्स की समानता की जांच करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का स्टेट फील्ड वैल्यूज एक समान है तो इक्वल्स ट्रू रिटर्न करेगा। हैश कोड मेथड, ये मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो उस ऑब्जेक्ट की हैश रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं इक्वल्स के हिसाब से तो उनका हैश कोड भी बराबर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स के माध्यम से बराबर है तो उनका हैश कोड भी समान होना चाहिए। इससे कलेक्शंस जैसे हैश मैप और हैश सेट में सही तरीके से ऑब्जेक्ट्स की पहचान हो पाती है। टू इक्वल्स बनाम डबल इक्वल्स मेथड, ये मेथड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू या स्टेट की तुलना करता है। मतलब ये देखता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर का डेटा समान है या नहीं। डबल इक्वल्स ये ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंसेस की तुलना करता है। यदि दो वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह इक्वल्स का इस्तेमाल वैल्यू कंपैरिजन के लिए होता है जबकि डबल इक्वल्स रेफरेंसेस कंपैरिजन के लिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम जावा में ऑब्जेक्ट्स की तुलना ठीक से कर सकें और कलेक्शंस के साथ सही तरीके से काम कर पाए। तो एक चीज तुमने मिस की शायद, जो कोलिजन रूल था। देखो, अगर हैश अगर डॉट इक्वल्स है कहीं पर, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो दोनों का हैश कोड इक्वल होगा। लेकिन अगर दोनों का हैश कोड इक्वल है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। राइट? तो यहाँ पर कोलिजन आता है। इस पर थोड़ा सा बताओ। ने बिल्कुल सही कहा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इक्वल्स और हैश कोड का कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स के हिसाब से बराबर है तो उनका हैश कोड भी बराबर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड बराबर है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल्स भी होंगे। इस स्थिति को हम कोलिजन कहते हैं। मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड समान हो सकता है लेकिन उनकी वैल्यूज अलग हो सकती है। टू, कोलिजन का महत्व। हैश बेस्ड कलेक्शंस जैसे हैश मैप में जब दो अलग ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड एक जैसा हो जाता है तो कलेक्शन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज भी बराबर हैं या नहीं। कोलिजन को हैंडल करने के लिए कलेक्शन अलग अलग टेक्निक्स अपनाता है, जैसे चेनिंग, लिंक लिस्ट का उपयोग या ओपन एड्रेसिंग, रीहैशिंग। इस तरह हैश कोड और इक्वल्स का सही इस्तेमाल करने से हम कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की पहचान को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम्म ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक बार ये चेनिंग और ये सब जो तुमने बताया, इसको इसको थोड़ा डिटेल में बताओ। चेनिंग होती है और क्या क्या होता है कोलिजन मेथड को हैंडल करने के लिए? ये कलिजन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन तरीकों को समझते हैं। फर्स्ट, चेनिंग। जब हैश बेस्ड कलेक्शन में कलिजन होता है तो हम एक ही हैश बकेट में कई ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। इस अप्रोच में हर बकेट में एक लिंक लिस्ट मेंटेन की जाती है। जब दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड एक जैसा होता है तो वो दोनों उसी बकेट में लिंक लिस्ट के रूप में जुड़ जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम उस बकेट की लिंक लिस्ट में सर्च करते हैं।
टू ओपन एड्रेसिंग, इस अप्रोच में अगर किसी बकेट में कोलिजन होता है तो हम अगली खाली बकेट की तलाश करते हैं। जब एक कोलिजन होता है तो हम उस बकेट के बाद के बकेट्स में आगे बढ़ते जाते हैं जब तक हमें कोई खाली जगह ना मिल जाए। इस तरह कोलिजन को हैंडल करने के लिए हम एक लीनियर प्रोबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। 3 रीहैशिंग, जब किसी बकेट में बहुत ज्यादा कोलिजन हो जाता है तो हम कलेक्शन का साइज बढ़ा देते हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स को नए बकेट्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे कोलिजन कम हो जाता है और कलेक्शन का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इन तरीकों से हम कोलिजन्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं, जिससे हैश बेस्ड कलेक्शंस का परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बनी रहती है। तो ये जो वैल्यूज हैं जो बकेट में जा रही हैं ये बेस्ड ऑन हैश वैल्यूज आ रही हैं, राइट? हैश कोड उनको जो भी असाइन किया गया उस पर आ रही है। तो किस बेसिस पर हैश कोड असाइन किया जाता है? हैश कोड का असाइनमेंट ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट पर आधारित होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का हैश कोड कैलकुलेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। हैश कोड को हमेशा ऑब्जेक्ट की स्टेट के आधार पर कंसिस्टेंट रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब तक ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बदलती तब तक उसका हैश कोड भी वही रहना चाहिए। टू, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन एक एल्गोरिदम होता है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट से एक इंटीजर हैश कोड जनरेट करता है। एक अच्छा हैश फंक्शन ऑब्जेक्ट की स्टेट को इस तरह से मैप करता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग हैश कोड्स मिले। अक्सर ऑब्जेक्ट के महत्वपूर्ण फील्ड्स को कंबाइन करके हैश कोड जनरेट किया जाता है। 3, हैंडलिंग कोलिजन्स। कभी कभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड एक जैसा हो सकता है, जिसे कोलिजन कहते हैं। इसलिए हैश फंक्शन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कोलिजन्स कम से कम हो और परफॉर्मेंस बेहतर रहे। इस तरह हैश कोड असाइनमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है और इसका मकसद ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को यूनिकली और एफिशिएंटली आइडेंटिफाई कर सकें। तो मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ही डिफाइन किया जाता है, इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो। ओके। संक्षेप में कहें तो हैश कोड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर ही आधारित होता है। जब हम हैश कोड जनरेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की महत्वपूर्ण फील्ड्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली पहचानने में मदद मिले। इस तरह हैश कोड और इक्वल्स का सही इस्तेमाल हमें कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स की पहचान और रिट्रीवल को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओके।